तो हेलो एंड वेलकम टू सेफ क्लासेस। ये एक सेक्शन ए का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के, ये उसके प्रैक्टिस और रिवीजन एक तरह का एक छोटा सा वीडियो है जो बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की। राइट, अमंग द फॉलोइंग विच इज द कीवर्ड, इसमें से कौन सा कीवर्ड है? याद रखो, एवरी कोई कीवर्ड नहीं होता, ऑल कोई कीवर्ड नहीं होता, केस एक कीवर्ड है और ईच कोई कीवर्ड नहीं होता। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फीचर सपोर्टेड इन जावा, जावा में कौन सा फीचर सपोर्ट नहीं होता है? हालांकि ये क्वेश्चन क्लास 9 के हिसाब से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन फिर भी इसका आंसर सी है। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसमें से कौन प्रिमिटिव नहीं है? ये प्रिमिटिव नहीं होता, ये प्रिमिटिव है, शॉर्ट है प्रिमिटिव, बाइट है प्रिमिटिव और इंट है प्रिमिटिव। मतलब यहाँ पर केसेस का प्रॉब्लम है, मानते हैं केसेस का प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए यही ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो ऐसे तो सारे ऑप्शन गलत हैं, लेकिन बाइट का भी स्मॉल होना चाहिए, इंट का ही स्मॉल होना चाहिए। इसमें से कौन प्रिमिटिव नहीं है? बाकी सारे प्रिमिटिव है, इनम प्रिमिटिव नहीं है। सही है, क्योंकि बाकी अच्छा केसेस को इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसका और ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से इनम तो बिल्कुल अलग ही डेटा टाइप है, वो रेफरेंस डेटा टाइप होता है, इनमेरेटर होता है उसका मतलब, वो यहाँ पर आपको यूज नहीं करना आपके सिलेबस में। मॉडल्स ऑपरेटर मॉडल कैन बी अप्लाइड टू, इट इज अप्लाइड टू बोथ इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट, आंसर में दे भी दिया। रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशन ऑपरेटर्स एक तरह के यूनरी ऑपरेटर बिल्कुल भी नहीं होते, बाइनरी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बाइनरी होते हैं, क्योंकि रिलेशन ऑपरेटर का मतलब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये जो ऑपरेटर्स हैं बेसिकली, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब में आपको एक लेफ्ट में वैल्यू चाहिए, एक राइट में चाहिए, तो बाइनरी ऑपरेटर हो सकते हैं, टर्नरी नहीं हो सकते। टर्नरी में तो 3 ऑपरेंड लगेंगे और टर्नरी कंडीशनल दोनों एक ही होते हैं, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाइनरी ऑपरेटर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। टर्नरी ऑपरेटर इज अ डैश। टर्नरी ऑपरेटर क्या है भाई? टर्नरी ऑपरेटर एक तरह का कंडीशनल ऑपरेटर है, यही उसका नाम है। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर का एक और नाम भी है, वो भी मैं बता देता हूँ, यहाँ नहीं लिखा है, शॉर्ट हैंड इफ एल्स। याद रखना, ये भी इसका नाम है, शॉर्ट हैंड इफ एल्स। बुक में होना ही हो, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, मैंने क्लास में पढ़ाया इसको, मैंने वाइवा में पूछा तो बच्चों को बता भी दिया था जब वाइवा खत्म हो गया तो अब ये है कि आप कितना ग्रास्प करते हो टीचर से आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फर्स्ट। ये छोड़ दो, ये क्वेश्चन नंबर क्लास 9 के हिसाब से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कौन सा क्या चीज सबसे पहले कॉल होती है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बात कीजिए। अच्छा, द आउटपुट ऑफ द मैथ राउंड 6.6 और सील 3.4। भाई राउंड की वैल्यू करोगे, राउंड अगर जैसे 0.6 है, इसका मतलब ये वैल्यू 7.0 हो जाएगी, तो ये हो गई 7.0 प्लस सील का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट हायर इंटीजर कौन सा होगा? 4.0, तो ये 4.0 होगा। अब दोनों को टोटल करोगे तो आंसर आएगा 11.0, ना कि सिर्फ 11, इसलिए आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ये। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, राउंड ना बेसिकली देता है आंसर, राउंड ही एक ऐसा फंक्शन है जो आंसर इंटीजर और लॉन्ग में देता है, तो इसका आंसर 7.0 ना होकर के सिर्फ 7 होगा, याद रखना। लेकिन क्योंकि ये यहाँ से सील से जो वैल्यू मिलेगी वो डबल होगी, तो दोनों जब ऐड होंगे तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होगा और ये यूं कह लो टाइप प्रमोशन होगा, तो ये 11.0 ही आंसर रहेगा। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल ब्रांचेस इज यूज्ड बाय, कौन यूज करता है? स्विचेस। ब्रांचेस होती है ना, केस 1, केस 2, केस 3, जितने केस बॉडी है वो सब ब्रांचेस हैं, और कोई एक ब्रांच चलती है ना। हाउ मेनी टाइम्स हेलो इज प्रिंटेड, ये आपके सिलेबस का नहीं है, मतलब अभी एज पर द क्वार्टरली एग्जाम हाफ ईयरली में आएगा। ठीक है, तो लूप पे क्वेश्चन कोई नहीं करना है। साइज ऑफ द इंटीजर इन जावा प्रोग्रामिंग, साइज कितनी होती है? मैंने वाइवा में बहुत बार पूछा, बहुत से बच्चे आंसर नहीं दे पाए, और सबसे इजी क्वेश्चन है, 4 बाइट्स है। अच्छा, माइनस ऑपरेटर डिक्रीज द वैल्यू, अभी माइनस का मतलब है माइनस माइनस, ध्यान रखना, ये यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, माइनस माइनस 2 बार, तो ये मिस प्रिंटिंग है। डिक्रीजेज द वैल्यू बाई डैश नंबर्स, कितने नंबर डिक्रीज करेगा? डेफिनेटली बाई 1 नंबर, यानी कि अगर हम x माइनस माइनस लिखें या माइनस माइनस एक्स लिखें, और सपोज करो x की वैल्यू ऊपर 5 है, यहाँ भी x की वैल्यू लेट्स से 10 है। ठीक है, तो कोई कह रहा सर अगर हमने यहाँ पर दी इंटीजर x 5 और इंटीजर x 10, और यहाँ अगर हम एसओपी एल एन करें, एसओपी एक्स करेंगे, तो सर क्या आएगी? यहाँ पर एसओपी एल एन करेंगे x, तो क्या आएगी? याद रखो, चाहिए जब ये इंडिविजुअल लिखा होता है तो वैल्यू घटनी है, मतलब ये चलेगा, पोस्ट ऑफ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब हम इसको किसी वेरिएबल में कैच करेंगे, तो हम कर ही नहीं रहे, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू घट के 4 हो जाएगी, एक माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस होगा तो ये 9 हो जाएगी, तो दैट्स नॉट अ केस। तो ये वही पूछ रहा था, क्या कितना होगा? डिक्रीज द वैल्यू बाई 1। द मेथड स्कैनर क्लास, द मेथड ऑफ द स्कैनर क्लास यूज्ड टू एक्सेप्ट डबल वैल्यू, याद रखो नेक्स्ट डबल फंक्शन है वो। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगर इंटीजर लेना होगा तो नेक्स्ट इंट होगा, नेक्स्ट इंटीजर नहीं होता है, और गैप नहीं है, ध्यान से देखो, कहीं भी नेक्स्ट और इंट के बीच में स्पेस नहीं है, दोगे तो मार्क्स हटेंगे। ठीक है, इसलिए सीखना है तुम्हें कि कैसे फंक्शंस लिखे जाते हैं, कैसे क्लास का नाम लिखा जाता है, सब चीज़ें सीखनी है। एक एक लाइन चेक करूंगा जब मैं कॉपी चेक करूंगा, ध्यान रखना।
जैसे क्लास में पढ़ाए वैसे ही स्ट्रिक्टली चेक करूँगा। द आउटपुट ऑफ द math.sqrt 1 to 1 प्लस math.ceil 56.6 क्या होगा भाई? देखो मैं sqrt का स्क्वायर रूट निकाल देगा और 121 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 11.0 आएगा। आंसर डबल में ही आना है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। राउंड के अलावा सारे फंक्शन तुम्हें आंसर डबल में या फ्लोट में देंगे, टेंशन ही नहीं है कुछ। सील फंक्शन भी क्या देगा? अपर वैल्यू 57 आएगी। जब 57 ऐड होगी यानी 57.0 ऐड होगी, तुम्हें पता होना चाहिए कितना आएगा। 57 प्लस 10 कितना हुआ? 67 प्लस 1 68.0। आंसर क्या करेक्ट हुआ ये? अब ये क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, राइट है? मतलब आते ही हैं और क्या पूछा जाएगा, यही सिलेबस है, बाहर से थोड़ी पूछ लिया कोई पेपर में। अब देखो क्या कह रहा है, -4 प्लस 1/2 प्लस 2 स्टार और ये -3 है, ध्यान रखना, प्लस 5.0। अब तुम्हें पता होना चाहिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस, याद रखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस सबसे ऊपर पैरेंथेसिस था, फिर पोस्ट था, ठीक है, ये एक लेवल पर आएंगे, फिर प्री था, फिर उसके बाद ये सब अरिथमेटिक चल रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नॉट भी कहीं होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर डिवाइड, मॉडलो और स्टार एक लेवल पर आते हैं और प्लस माइनस दूसरे लेवल पर आते हैं, यानी कि प्रेफरेंस किसकी हाई है? डिवाइड, मॉडलो और स्टार की। और इसमें भी एक चीज़ है, अगर डिवाइड और मॉडलो एक साथ आ गया तब कौन पहले चलेगा? देखो जो लेफ्ट से पहले है वो चलेगा, ये प्रोग्रामिंग में होता है, ठीक है। बॉड मास बेड मास से लेना देना नहीं है, और हमने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कराए तुम्हें क्लास में। अब ये क्या है? 1/2 लिखा है बेटा, अब ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, आंसर 0 हो जाएगा। हाँ, -4 प्लस 0 प्लस 2 स्टार 3 का मतलब अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने जंपिंग जैक बन के सारे क्वेश्चन यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ, ऐसे नहीं। कंप्यूटर कैसे करते, क्या करता है? वो लेफ्ट से देखता है, लेफ्ट से 2 देखता है, उसने देखा 4 प्लस 1/2, तो 4 प्लस 1 करेगा, 1/2 करेगा, सबको पता है 1/2। पहले हमने इसको सॉल्व किया, आंसर लिख दिया। अब देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब 4 प्लस 0 करेगा, 0 प्लस 2, भाई लेफ्ट से दोनों ही प्लस है, तो लेफ्ट से चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा। प्लस 2 स्टार -3 प्लस 5.0, तरीका है सॉल्व करने का, ऐसे ही सॉल्व करो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सर किसको पहले चलाएं, 4 प्लस 2 चलाएंगे या 2 इंटू 3 -3? याद रखो इंटू की प्रेफरेंस ऊपर है, ये इंटू है तुम्हारा, इंटू की जो प्रेसिडेंस है या प्रायोरिटी है वो आपके प्लस एडिशन से ज्यादा है, तो पहले आप ये चलाएंगे। कितना आएगा? 2 3 6 माइनस का 6 हो गया। इधर क्या हो गया? माइनस का 4 प्लस 5.0। अब आपको पता है क्या हो गया? माइनस का 10 प्लस 5.0 कितना आएगा? 5.0 आएगा माइनस का। ये आंसर आना चाहिए इसका। अच्छा आंसर किस में आना चाहिए वो भी ये पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइप। जाहिर सी बात है, अगर एक टाइप डबल हो गया तो आंसर डबल में ही आना है, इसलिए डबल यहाँ आएगा और माइनस का 5.0 आएगा। ये आंसर आपके सामने आ गया। वापस चलते हैं क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है POW 2, -2। POW 2, -2 का मतलब 2 की पावर -2, और आपको पता है मैथ्स में 1/2 की पावर 2 लिखा जाएगा, यानी 1/4। और अगला स्टेटमेंट क्या है? फ्लोर 12.5 ना। फ्लोर का मतलब क्या हुआ? फ्लोर का मतलब हुआ कि प्रीवियस इंटीजर, क्या हो गया? 12.0, ये हो गया 12.0, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/4 हो गया। अच्छा याद रखना ये आंसर हमेशा किसमें देगा? फ्रैक्शन में देगा, तो ये बन जाएगा 1/4 बन जाएगा 0.25 प्लस 12.0, तो ये हो गया 0.25 प्लस 12, तो आंसर आना चाहिए 12.25। आंसर क्या आएगा? 12.25। वही है, ये आ गया आंसर। ये द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 6 - 2 प्लस। अच्छा ये भी वही क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ना, चलो जी देख लेते हैं, फ्रेश क्वेश्चन। 6 - 2 प्लस 10 मॉड 4 प्लस 7। पहले कौन सॉल्व होगा? हमने क्या बताया था अभी, लेफ्ट से 2 ऑपरेटर देखो और दोनों सेम लेवल पर आते हैं। जब दोनों सेम लेवल पर आएंगे तो जो लेफ्ट से पहला मिलेगा उसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करो, क्या आया? 4 प्लस 10 मॉड 4 प्लस 7। अब देखो सर प्लस पहले प्लस करना चाहिए, पहले मॉडलेस पहले करना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करें क्योंकि ये प्रेसिडेंस टेबल में ऊपर आता है। तो 10 मॉडलो 4 का मतलब क्या हुआ? आप 10 को डिवाइड करेंगे 4 से और जो रिमाइंडर रहेगा वो लिखेंगे। तो आपको पता है 4 2 8 होता है, रिमाइंडर भी 2 ही आता है, यहाँ पर 2 आ गया, प्लस 4 प्लस 7, तो क्या होगा? 4 + 2 6, 6 + 7 13 आएगा इसका आंसर। यहाँ कहीं 13 है, पहला ऑप्शन 13 है, आंसर आ गया। होप दैट इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है सर। हाँ अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखो, और यही सब आते हैं बोर्ड में भी ये आते हैं। कंप्यूटर इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट, कोचिंग नहीं पढ़नी पड़ती कंप्यूटर के लिए, ध्यान रखो। फालतू में कोचिंग पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ो, सारा चीज़ें कवर हो जाएंगी। इतनी मेहनत थोड़ी है कि उसके लिए सर परेशान हो जा रहे हैं, जान दिए दे रहे हैं बिल्कुल। एक्स की वैल्यू कितनी? 3, वाई की वैल्यू कितनी है? 5, जेड की वैल्यू कितनी है? 10। अब आपने क्या क्वेश्चन लिखा? आपने कहा सर प्लस जेड प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस प्लस।
राइट है। हमने फिर से वही बोला, देखो लेफ्ट से चला करो, जब लेफ्ट से चलोगे तो पहले ये मिलेगा। प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले इंक्रीज कर लो मेमोरी में, फिर वैल्यू रखो। तो z की जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो मेमोरी में 11 हो जाएगी, 11 रखी जाएगी। प्लस y की वैल्यू कितनी है यार, रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो जरा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, प्लस y माइनस y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा प्लस का z। तो हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज कर रहे हैं, तो अभी हमने प्लस का z ऐसे ही लिख दिया, प्लस x प्लस प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब z की वैल्यू सर क्या रखनी है बेटा, z की वैल्यू 11 ही रखनी है, z की 11 ही हो गई थी, 11 लिख देंगे प्लस x। अब पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पुरानी वैल्यू रखो बाद में इंक्रीज करो। तो पहले पुरानी वैल्यू कितनी है 3 तो रख दो, और बाद में जाकर किसकी वैल्यू इंक्रीज कर लो अगले स्टेप के लिए। तो अगला स्टेप है ही नहीं कुछ, 11 प्लस 11 22 प्लस 3 25 होना चाहिए। कहीं ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन है। चलो आगे आंसर, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको, हाँ भाई ऐसी रिविजन करा सकते हो। हमारे पास तो 2 ही थ्योरी के क्लास हैं और 1 लैब है, ठीक है, 2 पीरियड की। तो हम कब थ्योरी कराएं, कब प्रैक्टिकल कराएं, कब तुम्हारे क्लास टेस्ट लें, कब तुम्हारा रिविजन कराएं। तो यही तरीका सही है कि यूट्यूब में बनाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ और बढ़िया बच्चे कंप्लीट करके आएंगे, है ना। हाँ तो ऐसा नहीं है, आसान है, सब बढ़िया है, मेहनत करो, कर ले जाओगे। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द प्रिमिटिव, व्हिच डेटा टाइप इज अ प्रिमिटिव, इसमें से कौन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, दैट्स अ क्वेश्चन। सबको पता सर, दैट इज इंटीजर। हाँ हो गया, चलो अगला। अगला बहुत सिंपल था बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लिया करो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, समझे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, रिलैक्स करो, सब हो जाएगा, चिल करके पढ़ोगे सब हो जाएगा। अपने सर पे टेंशन ले लो, कुछ नहीं हो पाएगा। इसने एक ही वैल्यू पूरे क्वेश्चन में कहीं दी है, मुझे तो नहीं दिख रही कहीं। अबव विल गिव आउटपुट एज दिस, आउटपुट तो बाद में देंगे, पहले एक ही वैल्यू तो बताओ पहले क्या है। क्वेश्चन में कहीं एक ही वैल्यू लिखी है, हमें तो दिखी नहीं रही भाई साहब, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर रहे। लेकिन इस तरह क्वेश्चन आ सकते, मान लो एक ही कोई वैल्यू दी होती, फिर तुमसे पूछ रहा होता बताओ आंसर क्या होगा। मान लो एक ही वैल्यू अगर हम मान ले, मान लो मानने के लिए तो समझाना तो यही है। लेट्स से अगर एक ही वैल्यू इसकी 3 है, तो अब क्या लिख रहे हैं, 3 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 0, कंडीशन तो पहले ही फॉल्स हो गई, कंडीशन पहले फॉल्स हो गई तो बॉडी में तो जाएगा नहीं, बॉडी कहां से कहां तक है, यहाँ तक। आंसर क्या आएगा, सिर्फ आएगा 3। अगर हमने एक ही वैल्यू 3 रखी, अगर हमने एक ही वैल्यू रखी माइनस का, मान लो माइनस का 5 रखा, तो देखो क्या लिख रहा है, ये वाली कंडीशन क्या हुई, -5 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा कंडीशन ट्रू है, पहले लेस देन चेक करेगा, तो क्या -5 0 से छोटा है, हाँ छोटा है, छोटा है तो अंदर आओ। क्या एक ही वैल्यू यानी -5 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये बॉडी नहीं चलेगी। कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में, क्या प्रिंट करेगा 2। तो पहले अच्छा प्रिंट करने का तरीका क्या है, आउटपुट ऐसे लिखा करो, 2 प्रिंट कर दोगे, प्रिंट एलन है। अगर अब प्रिंट एलन के बाद क्या हो, प्रिंट एलन करता क्या, करंट आउटपुट तो देगा यहाँ पर, लेकिन उसके बाद कर्सर अपने आप नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा एलन की वजह से। अब उसके बाद इफ से बाहर तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा, आएगा ना, हाँ। तो उसके बाद 3 प्रिंट करेगा, तो 2 ऊपर 3 नीचे, ये होना चाहिए था हालांकि, अगर हम इसकी वैल्यू 0 से छोटी रखते तो, ठीक है। तो ये एक तरीका हमने तुम्हें समझा दिया, अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है, इसे आएगा नहीं, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो लेकिन तुम्हें मालूम तो होना चाहिए, आया नहीं, अभी नहीं आएगा, अगले एग्जाम में आएगा, तभी तो आएगा। 7 एग्जाम्स बताए थे मैंने, 7 एग्जाम से कैसी कभी भी आएगा, 3 9th के, 3 10th के और बोर्ड का एक एग्जाम, तो टोटल कितने हो गए, 7 एग्जाम हो गए। क्वेश्चन नंबर 23, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या आएगा भाई आउटपुट, तो ध्यान रखो अंदर वाला स्टेटमेंट पहले सॉल्व करोगे। कौन चलेगा, मैक्स, मैक्स क्या करेगा, 16 निकालेगा, 16 का निकलेगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 16 का निकलेगा, तो हमेशा इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 4 आएगा, इसका आंसर नहीं 4 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 4.0, ठीक है। डबल में वैल्यू देता है, मैंने इसकी शायद वीडियो बनाई है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, वीडियो चेक कर लेना, नोट्स में चेक कर लेना, ठीक है। 4.0 ही आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ही फंक्शन है जो लॉन्ग और इंटीजर देता है, वो राउंड। अगर राउंड को हम फ्लोट वैल्यू पास करते हैं तो इंटीजर में आंसर रिटर्न करता है, और अगर हम उसको डबल पास करते हैं तो लॉन्ग में आंसर देता है। इसके अलावा सारे ही तुम्हारे फ्लोट या डबल में आंसर रिटर्न करते हैं। अब क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है एक्स की फाइनल वैल्यू क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 15 है, वाई इक्वल टू 20 है साहब। तो वो कह रहा है कि अगर इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, एक्स इज लेस देन वाई क्वेश्चन मार्क y प्लस एक्स कॉलन y माइनस एक्स। बेटा ये टर्नरी ऑपरेटर है, याद रखना, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमेशा कॉलन से पहले वाला स्टेटमेंट चलता है, इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन 1 चलता है। कब, जब ये ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमेशा सेकंड एक्सप्रेशन चलेगा, कब, जब ये फॉल्स होगी कंडीशन, ठीक है। और ये वैल्यू जो भी होगी, मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी, किसको असाइन हो जाएगी, एक्स को। फिलहाल एक्स की वैल्यू कितनी, 15। अब जब ये 15 है तो हमने यहाँ 15 रखी, y के अंदर रखी 20, कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 5 इज लेस देन 20, ये बात 15 20 से छोटा होता है, 20 बड़ा होता है, सही बात है, सही है। तो कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, y प्लस एक्स कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी साहब। 35 किसको असाइन हो जाएगी, एक्स को असाइन हो जाएगी, दैट्स इट। आउटपुट क्या आएगा, 35, खत्म हुई कहानी, आगे बढ़ो, है तो बहुत टफ है, हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26,
व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या रिजल्ट आएगा फॉलोइंग एक्सप्रेशन का। अब निकालो क्या x की वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस माइनस माइनस z की वैल्यू पहले से 1 है, माइनस माइनस पहले होगा तो 0 नहीं हो जाएगी। अब नई वैल्यू 1 की कितनी होगी, इसकी 0 होगी। अब y प्लस प्लस कर रहे हैं, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3 है, पोस्ट का मतलब है पुरानी वैल्यू दे दो, उसके बाद इसकी वैल्यू चेंज करके कितनी कर दो 4 कर दो, और उसके बाद प्लस y। अब y की कितनी वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू 4 मिलेगी, टोटल कर लो तो कितना हुआ 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9। आंसर कौन सा हुआ, ये वाला। आई थिंक समझ आ रहा होगा सबको, इजी है, टफ नहीं है, घबराया नहीं करो। लॉजिकल ऑपरेटर विच इज अ यूनरी ऑपरेटर, इसमें से कौन सा ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है, याद रखो यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, वो आंसर है ये। क्योंकि जब हम जैसे मान लो हमने कंडीशन लिख दी एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर हम इसके पहले ये लगा देंगे तो इस पूरे को माना जाएगा ये एक ऑपरेंड है, पूरा पूरा एक ऑपरेंड माना जाएगा, ठीक है, तो ये यूनरी होता है। तुमसे ये पूछ सकता है स्कैनर क्लास के पैकेज का नाम क्या है, स्कैनर क्लास के पैकेज का नाम है java.util, ठीक है। अगर सच में पूछा जाए, बहुत डिटेल में पूछा जाए तो इसके पैकेज का नाम है जावा, इसके सब पैकेज का नाम है यूटिल, ठीक है, याद रखो। मैथ क्लास जो है ना उसका पैकेज का नाम क्या है, java.lang, क्या है, java.lang। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, आंसर निकालो इसका। बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है साहब, देखो बड़ा बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देने वाला बच्चों को। हाँ टीचर ऐसे ही करता है, ठीक, वो चाहता है कि तुम्हें क्वेश्चन क्लास इजी लगे पर क्वेश्चन टफ होता है। पीओडब्ल्यू मतलब क्या हुआ, 625 की पावर कितना 1/2। अब तुम बताओ 1/2 सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि 1/2 इंटीजर 1 2 भी इंटीजर, दोनों इंटीजर, आंसर इंटीजर, 0.5 नहीं देगा, सिर्फ 0 देगा। तो 625 की पावर 0 का मतलब हो गया इसकी वैल्यू क्या बन गई 1 प्लस ये वाला पोर्शन स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 144 12.0, ठीक है। तो कितना आंसर हुआ 13.0, आंसर ये हो गया। अगले चलो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। अब देखो तुम लोगों को लग रहा होगा हम तो 9th के करा रहे, बेटा ये 10th के सैंपल पेपर्स और प्रैक्टिस शीट्स हैं ये। सोचो अब तुम 10th के लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो सोचो यही तो तुम्हें 10th में पढ़नी, अरे तुमने 9th में अगर अच्छी तरह पढ़ ली तो तुम्हारे लिए 10th में क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए मेहनत करनी है बेटा तुम्हें, हाँ मेहनत करोगे तो अच्छा रहेगा। चलो अब क्या कह रहा, करेक्ट इफ स्टेटमेंट, द करेक्ट इफ स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग टर्नरी ऑपरेशन। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, हम ये सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अगर n इवन है, n मॉडुलो 2 मतलब n को 2 से डिवाइड किया और 0 है, ये बराबर हो जाए, तो किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो रहा है, और जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो इवन होते हैं। तो अगर वो कह रहा है अगर n इवन है तो ट्रू रिटर्न नहीं करना, एसओपी में भेज देना, प्रिंट कर देना। इसका मतलब है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही रहेगा, इसके लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं रहेगा क्योंकि इसमें रिटर्न लगा है, इसमें रिटर्न लगा नहीं चलेगा, इसमें रिटर्न लगा नहीं चलेगा, यानी कि ट्रू कहाँ जा रहा है, एसओपी के पास पहुंच जाएगा या फॉल्स। तो यही है स्टेटमेंट करेक्ट, ये आंसर सही, कंडीशन भी सही लिखी हुई है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। चलो आगे, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, कभी कह देगा ये जो टर्नरी ऑपरेटर इसको इफ एल्स से लिख के दिखाओ, तो तुम्हारे सामने लिखा ही है। अगला क्वेश्चन क्या है साहब, मल्टीपल ब्रांचिंग कौन होता है, स्विच बताया था अभी हमने थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन और भी आया था, ये स्विच होता है, इसका आंसर क्या है, स्विच है। तो ये 31 क्वेश्चन हमने कर लिया। हाँ सो क्वेश्चन नंबर 32 कर रहेंगे, 31 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। 32 में क्या करना है, यूज ऑफ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 ऑप्शंस देगा, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि असर्शन ए ट्रू है और आर भी ट्रू है और आर इज द रीजन ऑफ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा क्या है, ऑप्शन बी कहता है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट टेक्निकली करेक्ट तो हैं, लेकिन आर जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन में ये है कि असर्शन ही रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, और डी ऑप्शन में ये है कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यूज ऑफ एस्केप सीक्वेंस बिकम नेसेसरी इन अ प्रोग्राम एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, अभी इसी जो प्रैक्टिस शीट्स कराई है या पीवाईक्यू कराया, वहां पर एक क्वेश्चन था कहीं पर, मैंने सॉल्व कराया था, पीवाईक्यू में था, हाँ ठीक है, जब हम डबल कोट्स प्रिंट करना चाहते थे एसडीएस के साथ, ठीक। तो इसी तरीके से एस्केप सीक्वेंस का क्या काम है, तो वो एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, हमने आपको बताया, ये बैक स्लैश फॉलोड बाय कैरेक्टर, जैसे एन लगा दिया तो ये न्यू लाइन बन जाएगा, न्यू लाइन ऐसे तो प्रिंट होता नहीं, तो बैक स्लैश के साथ प्रिंट हो जाता है। तो ऐसे कोई भी कैरेक्टर्स जो नॉन ग्राफिक हैं, जिनको हम डिस्प्ले नहीं कर सकते स्क्रीन पर नॉर्मली, अगर हमें उनका कोड चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे। बैकवर्ड स्लैश जैसे टी के साथ कर दिया तो अब टैब का कोड बन गया, टैब बन जाएगा। कभी एसओपी में करो टैब 4 स्पेस कर देगा अपने आप, स्लैश एन कर दोगे वो कर देगा। अगर डबल कोट्स को कैरेक्टर तरह यूज करना, बैक स्लैश डबल कोट्स। सिंगल कोट को यूज करना जो कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए यूज होता है लेकिन कमांड होता है वहां पर, और कैरेक्टर तरह चाहिए तो बैक स्लैश। तो कहने का मतलब ये होता है, और
हर वो कैरेक्टर जिसमें बैक स्लैश लगेगा उसको बोलेंगे एस्केप सीक्वेंस, ये एस्केप सीक्वेंस कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्राइमरीली कहाँ यूज होता है, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स के लिए। अब पहला आप पढ़ो असर्शन, यूज ऑफ एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, यानी कि ये जो बैक स्लैश है, बिकम नेसेसरी ना प्रोग्राम एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल नेसेसरी, क्योंकि आप नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो आप टैब कैसे प्रिंट कराओगे, कैसे न्यू लाइन में नेक्स्ट लाइन को ले जाओगे, सब कैसे होगा। अच्छा, तो पहला पॉइंट तो सही है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरी होता है, ठीक है, सही है, ठीक है। पहले देखा जाता है सही है कि नहीं, ट्रू है या नहीं। अच्छा, पहला तो ट्रू है, असर्शन तो ट्रू है। रीजन क्या है, सर्टेन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स, अच्छा, यानी कि जैसे स्लैश टी, स्लैश एन, स्लैश आर, ये सब कैन नॉट टाइप डायरेक्टली थ्रू द कीबोर्ड, बिल्कुल सही है, डायरेक्टली आप न्यू लाइन को डायरेक्टली आप टाइप ही नहीं कर सकते, तो कोड चाहिए, उसका कोड क्या, स्लैश है, ये काम के लिए एस्केप सीक्वेंस चाहिए, बिना उसके होगा नहीं। इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट भी सही है और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, एक्सप्लेनेशन है एक तरह का, यानी उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है उसी पॉइंट को, उसका सही आंसर होगा ए। दोनों करेक्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। इसकी अलग प्रैक्टिस है, बाद में करेंगे, बहुत ज्यादा तो पॉसिबल नहीं हो सकता अभी कराना। क्वेश्चन नंबर 33 नहीं करेंगे क्योंकि वो लूप का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया, अभी हमने आस्की बताई थी आपको पीवाईक्यू वाले में, रेस इंटीजर रेस इक्वल टू है, जब आप रेस इक्वल टू ए लिखोगे ना तो, अच्छा कैरेक्टर में लिखते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लिख किस में रहो, इंटीजर में, तो याद रखो ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होगा और कैपिटल ए की आस्की जाकर के रेस में स्टोर हो जाएगी। और हमने क्या बताई थी इसकी आस्की 65, अरे याद है, भूलना नहीं, 65 to 90 किसकी होती है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड की, बाकी देखना तो बाकी पीवाईक्यू में पड़ी है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड की 97 से 122, ठीक है, 0 to 9 की होती है 48 से 57, वो अलग चीज है। तो अब ये हो गई 65, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस बाय 65, दैट्स इट। द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग सिंगल लाइन कमेंट ये होता है, मल्टी लाइन कमेंट ये होता है, तो सिंगल लाइन पूछ रहा था, कर दिया मतलब ये वाला। नेम द टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन मैथ डॉट एसक्यूआरटी 24-25, देखो याद रखो एसक्यूआरटी कैसा फंक्शन है, जब उसमें नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, नॉर्मली मैथ्स में क्या होता है वो हम नहीं बात कर रहे, लेकिन अगर जावा में आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका आंसर आता है NaN का मतलब होता है आउटपुट आएगा, एरर नहीं आएगी, और ये होता इसको, इसका फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर, मतलब कुछ आउटपुट आए जो न्यूमेरिक आउटपुट नहीं है, कुछ और है, उसको कोड में दिखाया जाता है, जावा उसको क्या लिख के देता है NaN, नॉट अ नंबर, तो यहाँ पर ऑप्शन NaN तो नहीं है, तो नो एरर लिख देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कीवर्ड्स, इसमें से कौन कीवर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें से कौन कीवर्ड नहीं है, इसमें से कौन कीवर्ड नहीं है देखो ऐसा तो इसमें से कोई भी कीवर्ड नहीं, सही बताया, नन ऑफ दीज होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव होती है ना, तो ये नल कोई कीवर्ड होता है ना, आई कैपिटल आई के साथ इम्प्लीमेंट कोई कीवर्ड होता है, पी कैपिटल पी के साथ प्रोटेक्टेड कोई कीवर्ड होता है, उस हिसाब से इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। बहरहाल आपको नहीं करना, छोड़ दो। विच ऑफ दिस, ये छोड़ दो, मतलब ये क्वेश्चन आउट ऑफ क्लास 10 का है, आपके लेवल का नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसमें से कौन प्रिमिटिव है बच्चा, डबल प्रिमिटिव है क्या, हाँ है, मान लेंगे। अब देखो केस का इशू है तो हम क्या करें उसके लिए, ठीक है, ऑप्शन 1 तो है ही है, ठीक है, कैरेक्टर है, हाँ भाई कैरेक्टर भी है, 1 और 3 तो मुझे लग ही रहा है, ठीक है, हालांकि केस का इशू है, लेकिन फिर भी इंटीजर का अगर आईएनटी होता तो चल जाता, पूरा नहीं चलेगा, स्ट्रिंग भी नहीं है, स्ट्रिंग तो रेफरेंस होता है और ये रैपर क्लास ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, डबल और कैर, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सही देखा जाएगा तो ए, समझ, 4 ऑप्शन दिए, लेकिन नीचे क्या रखा है, नीचे उसने तुम्हें क्या रखा है, उसने कहा कि भाई एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो उसने नीचे दे दिया ABCD, आंसर ABCD से ही चुनना है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। मल्टीपल ब्रांचेस इज यूज्ड इन, इतनी बार आया है क्वेश्चन, ठीक है, इतनी बार, 3rd टाइम आया है क्वेश्चन, तो समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो पढ़ लो, ठीक है, किसी लेवल तक देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। अब एग्जैक्टली वो तो चीज नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे कि रिवीजन तो करा रहे हैं ना, तुम्हारा रिवीजन बहुत है, वो भी ऑनलाइन करा रहे हैं, इससे पॉसिबल नहीं। इसके अलावा व्हाट इज द वे टू कम आउट ऑफ द, छोड़ दो, ये लूप का कोई क्वेश्चन, 42 भी नहीं करना, चलो 43 पे आ जाओ, एक मिनट, 43 पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, चलो, इन जावा नो टू आइडेंटिफायर्स कैन यूज सेम नेम, ठीक है, इन जावा नो टू आइडेंटिफायर्स कैन यूज सेम नेम, सही है, 2 आइडेंटिफायर सेम नेम नहीं रखेंगे सेम प्रोग्राम में, बिल्कुल नहीं, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल नेम, मान लो फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम, क्लास नेम, सब आइडेंटिफायर चाहिए, यहाँ फिलहाल वेरिएबल की बात करो। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, बिल्कुल सही, आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव तो होते हैं, लेकिन उसका सेम नेम होने से कोई रिलेशन नहीं है, 2 आइडेंटिफायर सेम नेम नहीं रख सकते एक ही प्रोग्राम में, वो अपनी जगह से, दोनों पॉइंट सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि अगर वो केस सेंसिटिव आइडेंटिफायर तो उसके सेम नेम होने से क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई रिलेशन नहीं, इसका ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, क्या ऑप्शन होगा इसका, बी आएगा, छोड़ देते हैं। हाउ मेनी टाइम्स वाला क्वेश्चन करना ही नहीं है, जावा का लूप का क्वेश्चन है, ये सब करना ही नहीं, तो 44 भी हो गया, अभी खत्म होने वाला, 46 इज द लास्ट क्वेश्चन, हम उस पर नहीं जाएंगे। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर, इन द गिवन स्टेटमेंट देयर इज एन एरर,
इस स्टेटमेंट में एरर है, एब्सोल्युटली है, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन कोई वेरिएबल तो है नहीं, जब डबल कोट नहीं लगाओगे तो उसको वेरिएबल मानेगा, और यो कहते हैं कि ये गलत वेरिएबल है, भाई तुमने स्पेस कैसे दे दिया, तो ये तो सिंटेक्स एरर हो गई। कौन सी एरर हो गई? कंपाइल टाइम एरर समझ लो उसको, ठीक है। सिंटेक्स एरर वर्ड नहीं लिखा है, तो सिंटेक्स एरर एक तरह की कंपाइल टाइम, बेसिकली एरर दो होती है, तुम्हारी बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ऐसे तो तीन पढ़ी है तुमने, सिंटेक्स, लॉजिकल और रन टाइम, लेकिन सिंटेक्स एरर और सिमेंटिक एरर, हालांकि एरर चार होती है, सिंटेक्स एरर, ठीक है, सिमेंटिक एरर मैंने क्लास में पढ़ाई है बहुत से बच्चों को, सिमेंटिक एरर, ठीक है, तीसरा लॉजिकल एरर, और चौथा रन टाइम एरर। तो ये चार एरर होती हैं, जिसमें से पहली दो जो होती हैं वो कंपाइल टाइम एरर होती है, कंपाइल टाइम यानी कंपाइलेशन के टाइम आएंगी कंपाइल टाइम एरर। तो अब वो कह रहा है ये एरर कब आएगी, ये एरर आएगी भाई, वो कह रहा है हम तो नहीं जानते क्या, तो कंपाइलेशन के टाइम पे आ जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ए और बी की, ए की वैल्यू बताई नहीं है, बी की 10 है, ए में वैल्यू पुट करनी है 15 डिवाइड बाई 3 इंटू बी। अच्छा बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 10 है, तो मैं यहाँ 10 रख दे रहा हूँ भाई। तो 15 डिवाइड बाई 3 पहले करेंगे, इंटू करेंगे, देखो लेफ्ट से जो पहले आएगा वो चलेगा, क्योंकि ये दोनों डिवाइड और इंटू एक ही लेवल पर होते हैं, लेफ्ट से जो पहले आएगा क्या आएगा इसका अंदर 5, 5 प्लस 10, 5 इंटू 10 कितना हो गया 50, कितना हुआ 50, तो आंसर 50 आएगा, ये ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आकर के 46 क्वेश्चन हमने आपके MCQs के सेक्शन ए के करा दिए, ठीक है। तो आई होप इट इज हेल्पफुल टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। चलो और पैनिक नहीं लेना, टाइम मिलेगा तो मैं जब से आया हूँ स्कूल से तब से वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। आई एम टू मच एग्जॉस्ट, ठीक है ना, थक गया हूँ, तो फिर भी चलो ठीक है, टाइम मिलेगा तो मैं स्लैब पे क्वेश्चन बना दूंगा।